नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. लोधा और आप मेरे साथ हैं लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक और नया टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, और आज का टॉपिक होने जा रहा है लेक्चर नंबर 16 में बाबर का भारत पर आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, बाबर के द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण या आक्रमणों की शुरुआत से लेकर के मुगल शासन स्थापना तक की पूरी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन बिना कोई समय गवाए। आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको बताते हुए चलते हैं, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसे आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चाहे जो सब्जेक्ट आपको देखना हो उस सब्जेक्ट को देखिए, उस पर क्लिक कीजिए, सभी लेक्चर उसके क्रम से खुलकर आपके सामने आ जाएंगे और उनके नोट्स भी उनके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं अच्छे से रिवीजन के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता हो, जैसे यूपीएससी की, है ना, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग, कोई सा भी एग्जाम हो, इवन वनडे एग्जाम भी, उनके लिए मैंने एक नया चैनल बना दिया है यूट्यूब पर, प्रज्ञान हिंदी के नाम से, जिसे ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, लेक्चर नोट सब कुछ फ्री है। वहां पर फिलहाल अभी तक जो है टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज चल रही थी, जिसमें 4000 क्वेश्चन के समथिंग हो चुके हैं। उसे मैंने अब कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया उस सीरीज को, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बहुत लंबे समय उसको फॉलो कर रहे थे, तो उनको अब कुछ नया चाहिए था। तो नया एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने नई सीरीज वहां पर आज से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। सीरीज है करंट अफेयर की, ठीक है ना। तो डेली करंट अफेयर के लेकर के जो भी करंट के मुद्दे होंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दे, मैं वहां पर अभी स्टार्ट करने वाला हूं, देने वाला हूं। और कुछ ही दिनों के बाद में जो है डिटेल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी प्रज्ञान हिंदी पर। डिटेल क्लासेस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स, जनरल हिंदी, इंग्लिश, ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, सारे सब्जेक्टों पर क्लासेस होगी। लेक्चर नोट्स सब कुछ फ्री मिलेंगे आपको, डिटेल में क्लासेस होगी। क्लियर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मॉर्निंग में 9 बजे करंट अफेयर की क्लासेस होने वाली है प्रज्ञान हिंदी पर, जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो अभी हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है ना, सेकेंड यूनिट चल रही है, जिसमें तैमूर के आक्रमण पर हमारे लास्ट वाले सेशन में चर्चा हो चुकी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल आक्रमण की, ठीक है, मुगल आक्रमण की, जिसमें बाबर और हुमायूं दोनों की बातें करनी, लेकिन दोनों पर चर्चा करनी है, लेकिन बाबर और हुमायूं दोनों के एक साथ लेते हैं, सेशन जरूर से ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए पहले आज के सेशन में बाबर को पढ़िए, कल वाले सेशन में हम हुमायूं को पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद में शेरशाह सूरी, और इसी प्रकार से क्रम से आपके सभी टॉपिक होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में और देखते हैं कि आज के पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जरा आइए, टेबल ऑफ कंटेंट में मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर, मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो मेन टॉपिक है, मुगल आक्रमण, या कहें कि बाबर और बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की किस प्रकार से भारत में स्थापना की गई थी, उस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा, ये पता ही होगा, इतना जनरल नॉलेज तो सभी को रहता ही है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ही वह शासक था जिसने पहली बार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो काफी लंबे समय तक चला और उसमें कई सारे शक्तिशाली शासक भी हुए। क्लियर है। और मुगल साम्राज्य का जो अंत है वो आप जानते हैं कि औरंगजेब के बाद में जो कमजोर शासक आए, जिन पर ब्रिटिश कंपनी ने आधिपत्य करके उनसे हड़प लिया, उस साम्राज्य को समाप्त किया था। तो खैर आज का जो हमारा सेशन है वो है बाबर। तो बाबर से लेकर के हमें क्या क्या आज पढ़ना है, तो 3 पॉइंट के माध्यम से आज का टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे बाबर के चरित्र के बारे में, बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। ठीक है। तो बाबर किस प्रकार का किस प्रकार का व्यक्तित्व था, और किस किस प्रकार से उसने अपने जीवन में अचीवमेंट लिए, किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया, सारी बातें जो है पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट 2 की बात करें तो बाबर के चरित्र पर चर्चा करेंगे, और अंतिम रूप से बात करेंगे बाबर के द्वारा किए गए प्रारंभिक आक्रमणों की। ठीक है। तो बाबर के द्वारा भारत पर कितने आक्रमण किए गए, लगभग 8 से 10 आक्रमण भारत पर उसने किए हैं बाबर ने अपने पूरे जीवन काल में। और आखिरी के जो 2 आक्रमण हुए थे, उन समथिंग 1526 और 1527 में 2 आक्रमण किए उसने। एक पानीपत का युद्ध लड़ा उसने, और एक खानवा का युद्ध लड़ा।
उन युद्धों के माध्यम से ही उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये पूरी कहानी जो है हम आज के सेशन में पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ सुनते चलिएगा, खाली अपने आप पूरा टॉपिक बिल्कुल समझ आ जाएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टोरी, एक कहानी है, एक कहानी की तरह समझिएगा इसको। अब चूंकि इतिहास तो कहानी के बेस पर ही चलता है, यदि पढ़ने का एक तरीका हो हर सब्जेक्ट का, तो और ये भी डेफिनेटली हर सब्जेक्ट का एक तरीका होता है पढ़ने का। जैसे इतिहास में सिर्फ स्टोरी बेस पर पढ़ोगे तो आपको इजीली सब कुछ, सारे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, सब याद रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाबर का प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, बाबर की यदि हम बात करें तो ये कहां से था, तो मध्य एशिया, अभी तक जितने भी शासक रहे हैं, शासक रहे हैं या आक्रांत रहे हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, वो सबके सब लगभग लगभग मध्य एशिया से ही आए थे। तो संभवतः इससे पहले आपने जो है तैमूर को पढ़ा था, ठीक है ना, तो तैमूर का ही तो वंशज था बाबर भी। तो बाबर भी जो है मध्य एशिया से ही आता है। इसका जन्म जो है 1483 को फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। अच्छा, फरगना की राजधानी अंदीजान, तो ये अंदीजान कहां पर, तो जैसे मैंने बताया आपको, मध्य एशिया। मध्य एशिया में कहां पर, वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो तुर्किस्तान में। जो रूस जो है ना, रूस से सटा हुआ क्षेत्र, या कह सकते हैं कि रूस का ही क्षेत्र है तुर्किस्तान, जो अब अलग हो चुका है। तो उस तुर्किस्तान में ही एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी अंदीजान, उसी में उसका जन्म हुआ था। अब यदि बात करें बाबर की, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तैमूर का वंशज था। बाबर की रगों में दो विजेताओं के, या दो खूंखार विजेताओं का रक्त बह रहा था। अगर पिता की तरफ से देखा जाए तो तैमूर का, क्योंकि तैमूर ही पिता था, ठीक है। और अगर माता की तरफ से देखा जाए, मातृ पक्ष से देखा जाए, तो चंगेज का, ठीक है। तो ये दोनों ही बड़े ही वीर और लड़ाकू आक्रमणकारी रहे हैं। तो बाबर में भी संभवतः वो गुण आए, लेकिन बाबर का जो है, उसके पिता का जो है, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका जो बाल्यकाल था, जो बचपन था ना, बहुत ही कठिनाइयों में बीता। और आप जानते ही हैं, कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती है, और उन्हीं कठिनाइयों ने बाबर को भी मजबूत बनाया। 11 वर्ष की उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई, तो पूरे जो उसका छोटी सी रियासत थी, उसका पूरा कार्यभार बाबर के कंधों पर आन पड़ा। बाबर को संभालना था। फरगना की स्थिति, फरगना मतलब कि फरगना मतलब बाबर का साम्राज्य, छोटा सा साम्राज्य, ठीक है ना। तो फरगना की स्थिति उस समय बहुत ही बेकार थी, कुछ खास अच्छी नहीं थी। और एक तरफ तो देखा जाए तो जो उजबंग जाति के लोग थे, उजबंग जाति के लोग, वो जो है फरगना के विरोधी कह सकते हो, विरोधी जाति कह सकते हो, जो बार बार विद्रोह करती थी, आक्रमण करती थी फरगना पर। तो वो एक तरफ तो शक्तिशाली, धीरे धीरे शक्तिशाली होती जा रही थी, है ना, कुन उजबंग जाति के लोग। दूसरी ओर देखा जाए तो बाबर के जो सगे संबंधी थे, वो बाबर से ईर्ष्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बाल्यावस्था में ही उसने शासन व्यवस्था को संभाल लिया, जबकि पूरे परिवार में और भी बड़े बड़े लोग थे, उनके हाथों में व्यवस्था नहीं आई थी। तो लेकिन बाबर ने इन सभी कठिनाइयों का बहुत ही धैर्य पूर्वक, साहस के साथ में सामना किया। बाबर की एक इच्छा थी कि वो कैसे भी करके ना, उसके जो पिता तैमूर तैमूर या कहें कि उसके जो पूर्वज थे तैमूर, एक्चुअल में ना तैमूर, तो तैमूर का जो समरकंद पर अधिकार था, क्योंकि तैमूर ने काफी लंबे समय तक समरकंद पर राज किया, लेकिन बाबर के समय तक जो है समरकंद जो है उसके हाथ से जा चुका था। तो बाबर की भी अब इच्छा थी कि कैसे भी करके उसके पूर्वज तैमूर का सिंहासन, मतलब समरकंद का राज्य उसके हाथ में आ जाए, ये उसकी परम इच्छा थी। और फिर वो उस इच्छा पर कार्य करना भी उसने चालू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही आकांक्षी व्यक्ति था, है ना, जिसमें पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं थी। समझ रहे आप बात को? तो यहां पर जो इसका पूरा बाल्यकाल रहा है, बहुत ही संघर्ष में बीता है, क्योंकि एक तरफ तो उजबंग जाति, जो विद्रोही जाति थी उसके पड़ोसी राज्यों की, उनको संभालना, इसके अलावा उनसे बाहर निपटना, उसके अलावा जो है घर में ही जो विद्रोह चल रहा था उनके सगे संबंधियों के द्वारा, उसको भी संभालना, उसका सामना करना, और इसके अलावा अपने मकसद की ओर आगे बढ़ना, एक बड़ी ही चुनौती जैसा उसका पूरा बाल्यकाल बीता है इन्हीं बीच में। इसके अलावा यदि चरित्र की बात करें
तो बाबर को कहा जाता है कि शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। इसके अलावा वो इतनी शक्ति अपने पास रखता था कि दो व्यक्तियों को बगल में दबा करके किले की दीवार पर दौड़ लगा सकता था। इसके अलावा वो साहित्य प्रेमी था और बुद्धि से भी तीव्र था, क्योंकि और उसकी बुद्धि का परिचय तो उसके द्वारा लिखे गए बाबरनामा में आप देख सकते हैं, है ना, उसने अपनी बुद्धि का किस प्रकार परिचय दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके निशानेबाज की, सैनिक या सेनापति की योग्यता की, तो बिल्कुल निडर रूप से कह सकते हैं कि वो निर्भीक सैनिक और कुशल सेनापति था, क्योंकि उसको और उसका जो निशाना था वो अचूक निशाना था। इसके अलावा बाबर में जो है ना, सीखने की तीव्र उत्कंठा थी, और सबसे बड़ी शक्ति इंसान की यही होती है। आज मनुष्य क्या है क्या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि आज आपको अपने आप को लीजिए, आप आज क्या है कोई मैटर नहीं करता। कितने कमजोर है, कितने शक्तिशाली है, मैं मानसिक रूप से बोल रहा हूँ, बौद्धिक रूप से बोल रहा हूँ, शारीरिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो अभी उत्साहित होकर के अभी आप कल से जो है जिम ज्वाइन कर लोगे, तो मैं उसका नहीं बोल रहा हूँ। मस्तिष्क के को लेकर बेस बनाकर मैं बोल रहा हूँ कि मस्तिष्क के रूप में, बौद्धिक रूप से आप कितने शक्तिशाली हैं, ये भी आज कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो आपके अंदर कुछ सीखने की कितनी क्षमता है, सीखने की कितनी उत्कंठा है, ये बहुत मैटर करता है। और ये सबसे जो प्रमुख गुण व्यक्ति में होना चाहिए, वही गुण बाबर में था। उसने उसने बड़े होने से पहले ही ईरानियों से तोप खाने का प्रयोग सीख लिया। मंगोल और उज्बेकों से उसने तुलुगमा चाल से युद्ध पद्धति को सीख लिया। तुर्कों से उसने घुड़सवार सेना का उपयोग कैसे करना है वो सीख लिया। और जबकि युद्ध की जो महत्वपूर्ण जो भी पक्ष होते हैं, युद्ध के जितने भी तथ्य होते हैं, जितनी भी कलाएं होती है युद्ध क्षेत्र में दिखाने लायक जो कौशल होता है, वो सबका सब जो है बाबर धीरे धीरे सीखता चला गया। और इन्हीं कलाओं ने, इन्हीं कुशलताओं ने उसे इतना योग्य बनाया था। वैज्ञानिक व्यूह रचना के कारण युद्ध में वह सफल रहा, क्योंकि उससे पहले ही वो तैयार हो चुका था। इसके बाद अगर हम उसके आगे की बात करें तो 1504 से लेकर के 1525 तक उसने भारत पर लगातार 8 आक्रमण किए। मतलब कि 21 सालों में उसने लगभग 8 आक्रमण किए। जो छोटे छोटे आक्रमण थे, आक्रमण किए, लूटा, वापस मध्य एशिया अपने घर आ गया। लेकिन आखिरी के 2 आक्रमण थे 1526 का और 1527 का। जब ये आक्रमण किए तो ये आक्रमण उसके निर्णायक आक्रमण कहलाए, और उसके बाद में उसके लालच थोड़ा बढ़ गया और उसने भारत पर ही कब्जा जमा लिया। बाकी के 8 आक्रमण करने के बाद में अन्य लुटेरों की तरह वापस लूटकर अपने घर आ चुका था मध्य एशिया फरगना में। लेकिन जब उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी 1526 में, और जब उसने खानवा की ये लड़ाई लड़ी 1527 में, तो उसके बाद वो भारत में ही ये कहें कि भारत का बादशाह बन गया। ये उसका अंतिम पक्ष था। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं इसके युद्धों की। कहानी के रूप में बिल्कुल जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक के साथ एक अटैच्ड है। इसको अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। चलिए बाबर के प्रारंभिक आक्रमणों की जरा बात करते हैं। प्रारंभिक क्या, कंप्लीट आक्रमणों की बात करेंगे। कितने आक्रमण बाबर ने भारत पर किए थे। अब दरअसल हुआ क्या कि जब बाबर 11 साल की उम्र में ही फरगना के शासन व्यवस्था को संभालना उसने प्रारंभ किया। सीखने की तीव्र इच्छा थी उसकी। उसी तीव्र इच्छा ने ही उसको एक प्रबल शासक के रूप में जो है दुनिया के सामने रखा। इन सबके अलावा जैसे जैसे उसकी क्षमताएं, शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे अब उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगी थी कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, अपने पूर्वजों का जो साम्राज्य फैला हुआ था उस पूरे साम्राज्य को वापस से मैं प्राप्त कर लूं। इसके लिए उसने अथक प्रयास किए और कई सारे क्षेत्रों पर उसने विजय भी प्राप्त कर ली, अधिकार भी कर लिया। समरकंद जहां पर तैमूर का शासन चला करता था, वो सिंहासन भी उसने प्राप्त कर लिया। अब कहते हैं ना कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। सेम टू सेम यहां पर भी हुआ। भाई जैसे ही उसका साम्राज्य बढ़ने लगा, समरकंद का सिंहासन उसको मिला, तो मध्य एशिया में उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब है ना, बाबर कोई होता है सब लोग जानने लगे, दहशत खाने लगे लोग। तो अब उसकी इच्छा थी कि अब क्यों ना मध्य एशिया के अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया जाए। ठीक है,
लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था उस समय के लिए, क्योंकि बाबर जैसे या बाबर से भी महान और भी शासक मध्य एशिया में हुआ करते थे। कई छोटी छोटी जातियां, लड़ाकू जातियां हुआ करती थी जो उनको कदम कदम पर रोकती, उनके लिए कदम कदम पर चुनौतियां उत्पन्न कर रही थी। तो ऐसी कई सारी मुसीबतें आई जिसने बाबर को मध्य एशिया में आगे बढ़ने से रोका, और अंतिम रूप से हार थक करके उसको यह विश्वास हो चुका था कि मध्य एशिया में मैं और ज्यादा साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाऊंगा। तब उसने सोचा, या कहें कि तब उसने भारत की ओर ध्यान दिया, क्योंकि भारत की जो उस समय व्यवस्था थी वो बहुत ही जर्जर थी, क्योंकि भारत बिल्कुल छोटे छोटे राज्यों में पूरी तरह बिखरा हुआ था। वो किसी भी राजा की शासन व्यवस्था उस समय, मतलब कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अधिकतम राज्यों की जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही छितर बितर थी, एक दूसरे की काटने पर लगे हुए थे। और इसी चीज का लाभ उठाने के लिए बाबर भारत की ओर प्रस्थान कर गया। कब किया, कैसे किया, तो सुनिए। सबसे पहली बार वो भारत में आया 1519 में। 1519 में बाबर भारत आता है, उसका पहला आक्रमण होता है बाजोर पर। कहां पर, बाजोर पर। बाजोर कहां है दोस्तों, तो बाजोर जो है मैं ऐसे ही बता देता हूं फिलहाल, तो अभी आपको मैप की आवश्यकता नहीं है। बाजोर जो है ना, पाकिस्तान का एक जिला है, आज भी है बाजोर के नाम से। पाकिस्तान का एक जिला है बाजोर, वहां पर उसने पहली बार आक्रमण किया। तीव्र संघर्ष के बाद में बाजोर पर उसने अधिकार कर लिया। इस पर बाजोर पर अधिकार करने के बाद बाबर थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ा, झेलम नदी तक पहुंच गया। ये जो मैप लेकर आया हूं ना, वो इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं मैं। एक मिनट पेन लेते हैं। देखिए, बेसिकली तो यार मैं इतना तो आप लोगों पर विश्वास करता हूं कि छोटे मोटे मैप से आप लोग परिचित हो, है ना। दोस्तों, यहां पर जो ग्रीन कलर की लाइनें दिख रही ना, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है। क्या है, सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है ना। जहां पर 5 नदियां आपस में मिलती हैं, उनको पंचतंत्र के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र को पंचतंत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 5 नदियां मिलकर के ये पंचतंत्र का निर्माण करती है। चलिए, ये भी ठीक है। तो यहां पर झेलम नदी जो दिख रही है आपको, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, लेकिन पहले निशान देखिए। ये चिनाब, नीचे चिनाब नदी, ऊपर झेलम नदी, ठीक है। ये हमारी प्रमुख सिंधु नदी है। और ये जो इलाका दिख रहा है, ये पूरा येलो, डार्क येलो, ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है। इधर पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये पंचतंत्र जो है ना, ये भारत से निकल करके पाकिस्तान में पंचतंत्र का निर्माण करती है, ठीक है, पंचतंत्र का निर्माण करती है। तो झेलम नदी तक के किनारे किनारे आकर के उसने भीर नामक शहर पर भी अधिकार कर लिया। मतलब वो अपना क्षेत्र धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। लेकिन एक बात याद रखे, ये किया और वापस मध्य एशिया के लिए प्रस्थान कर गया। फिर आया, इनको कुल मिलाकर लूट रहा था। फिर आता है सितंबर 1519 में, उसी साल कुछ महीने का गैप देकर के फिर से वापस आता है। कहां से आता है, खैबर दर्रे से आता है। ये दर्रा क्या होता है, खैबर दर्रे से आता है। यार ये खैबर दर्रा क्या होता है ना, दर्रे को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि जिनका जियोग्राफी सब्जेक्ट नहीं है उनको दर्रे को लेकर, दर्रा एक्चुअली में कुछ नहीं, दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाला रास्ता होता है, उसी को हम दर्रा कहते हैं, है ना। तो ये जो खैबर दर्रा है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को बनाता है, सीमा को मिलाता है। मतलब यदि आपको पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना है ना, तो इस दर्रे से होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। एक रोड, अच्छी खासी रोड बना दी गई अब तो खैबर दर्रे से उसने प्रस्थान किया। उसका उद्देश्य था यूसुफ जाइयों का दमन, क्योंकि पिछली बार जब वो आया था ना, तो यह जो है भीर नामक शहर पर, या कहें कि बाजोर पर जब उसने आक्रमण किया है और आगे बढ़ने की जब उसकी इच्छा हुई, तो यूसुफ जाई नामक एक जाति है, उसने उसको बहुत परेशान किया, उसकी नाक में दम कर दिया और उसको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इस बार वो ठान करके आया था कि, और अपनी सैनिक तैयारी करके आया था कि इन यूसुफ जाई जो जाति है, इसको परास्त करना है। तो जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस बार भी वह इनका दमन करने में नाकाम रहा और आखिरकार उसे फिर से मध्य एशिया, फरगना, अपने घर मम्मी के पास लौटना पड़ा। क्लियर है। उसके बाद में तीसरा आक्रमण जरा सुनिए, अगले साल, एक साल का टाइम लिया इसने। अब 1520 में उसका अगला आक्रमण होता है। कहां पर होता है दोस्त, सियालकोट पर होता है। कहां पर, सियालकोट पर तीसरा आक्रमण करता, माफ करना, तीसरा आक्रमण जो है उसका सियालकोट पर होता है। सियालकोट कहां पर है भाई ये, तो सियालकोट कहां पर है,
अरे पाकिस्तान का शहर है, पता है ना, पाकिस्तान का एक फेमस शहर है यार सियालकोट, तो ठीक है। तो आक्रमण जो है बाबर ने सियालकोट पर तीसरा आक्रमण किया 1520 में। अब सुनिएगा, जैसे इसने सियालकोट पर आक्रमण किया तो अब इसकी इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाऊं, लेकिन इसी समय क्या हुआ, कंधार का एक शासक था जिसका नाम था अर्गुन। क्या नाम था? अर्गुन शासक। ये अर्गुन शासक कहां का? कंधार का। उस कंधार के शासक ने देखा कि यार काबुल पर अभी कोई नियंत्रण नहीं है बाबर का, एक काम करते हैं काबुल पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन आक्रमण करने से पहले ही बाबर को यह खबर मिल चुकी थी कि कंधार का शासक जो है काबुल पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। तो बाबर को लगा कि ये सियालकोट के चक्कर में या और इससे बड़े क्षेत्र के चक्कर में काबुल हाथ से निकल जाएगा, और काबुल हाथ से निकल गया ना तो फिर से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, जैसे उसने बचपन से लेकर कई साल की उम्र तक खाई थी। तो इसलिए उसने क्या किया, सियालकोट पर अधिकार करके और तुरंत वापस से काबुल लौट गया। ये इसका तीसरा आक्रमण हो गया। अब चौथा आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना, चौथा आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए कहानी पूरी चौथे आक्रमण की। चौथा आक्रमण ही जो है उसके लिए निर्णायक साबित हुआ था। हालांकि वो शासक पांचवें आक्रमण में बना, लेकिन चौथा आक्रमण बहुत निर्णायक था। क्यों था? सुनिए। उस समय अगर बात करें तो जो दिल्ली राज्य था ना, दिल्ली राज्य पर लोदी वंश का शासन चल रहा था। किसका? लोदी वंश का। और शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। कहते हैं कि जो इब्राहिम लोदी था बहुत ही अयोग्य शासक था और बहुत ही घमंडी शासक था। इसका जो व्यवहार था ना सरदारों से, सरदार मतलब मंत्री है ना, तो सरदारों से के प्रति उसका जो व्यवहार था बहुत ही घृणाजनक था। तो इसी कारण से उसके ही दरबार के जो सरदार थे, जो अफगान सरदार थे, उससे बहुत घृणा करते थे। उसके व्यवहार से परेशान होकर के आखिरकार एक सरदार ने जो है हाथ ऊपर उठाया। हाथ ऊपर उठाया मतलब वह पंजाब का गवर्नर था, और उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और वो चाहता था कि कैसे भी करके मैं इस पंजाब राज्य को स्वतंत्र करवा लूं, लेकिन उसे यह भी अच्छे से पता था कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इब्राहिम लोदी की सेना को हरा नहीं सकता। क्योंकि इब्राहिम लोदी भले ही अयोग्य था, लेकिन उसके पास एक बड़ी सेना थी, है ना, इसे ही दिल्ली साम्राज्य को ऐसे नहीं संभाल रहा था वो। तो उसने एक तरीका निकाला, उसने सोचा कि यार क्या करना चाहिए, इसकी बराबर की टक्कर का कौन व्यक्ति है। तो इसके दिमाग में आया कि अभी फिलहाल बाबर के चर्चे चल रहे हैं, वो मार्केट में क्या चल रहा है, बाबर चल रहा है। तो उसने क्या किया, बाबर को कांटेक्ट किया, अपना एक दल बाबर के पास भेजा, सूचना दल जिसे कहते हैं, और बाबर से कहा कि साहब एक काम कीजिए, आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कीजिए और इसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन शर्त यह है पंजाब पर मेरा स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। बात समझ रहे आपको? क्योंकि इब्राहिम लोदी पर जब इसने आक्रमण करने के लिए बुलाया ना, इसने पंजाब के गवर्नर ने, जिसका नाम था दौलत खां, ध्यान दीजिएगा नाम बार बार रिपीट होने वाला है, दौलत खां, ठीक है, दौलत खां लोदी, इसी के वंशज था दौलत खां लोदी। तो दौलत खां जो था, इसने जब बाबर को बोला तो उस समय इनको ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, इब्राहिम को हराएगा और वापस चला जाएगा, कुछ लूट मार करेगा, धन प्राप्त करेगा और निकल जाएगा। और दूसरे क्या, स्वयं पहले भी 8 बार कर चुका था ना आक्रमण, तो जिस तरह से ये पहले आया लूट कर ले गया, इसी प्रकार से इस बार भी लूट कर ले जाएगा। तो उसके बाद तो फिर हमारी बाबा होगी और पूरे साम्राज्य हमारे कब्जे में, ठीक है। ये सोच करके दौलत खान ने बाबर को बुलवा लिया, आमंत्रित कर दिया इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है साहब। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरे पक्ष में जैसा कि अभी मैंने बताया था कि बचपन से ही, जब से वो शासक बना था 11 वर्ष की उम्र में, तब से ही उसके घर के अंदर ही कलेश चल रहा था, है ना, कई प्रकार की जो है षड्यंत्र चल रहे थे। अब जो है इब्राहिम के चाचा जिसका नाम था आलम खां, क्या नाम था, आलम खां। आलम खां को लगा कि यार ये वक्त बिल्कुल सही है, बाबर बार बार यहां पर आ रहा है, माफ कीजिएगा ये बाबर के चाचा नहीं, इब्राहिम के चाचा है, ठीक है, इब्राहिम के चाचा। हालांकि राजनीति में देखिए सब चलता है,
सब चलता है, परिवार में विद्रोह होना सब चलता है। राजनीति अलग चीज होती है। कभी भी जो हम युद्ध पढ़ रहे हैं या राजनीतिज्ञों की बात कर रहे हैं, जितने शासकों की बात कर रहे हैं, कौन कितना लूट मार की, किसने कितना आतंक मचाया, ये पर्सनल नजरिए से हम नहीं देख सकते, है ना। याद रखिएगा, पर्सनल जो हमारी कहें कि जो हमारा पर्सनल व्यू है ना, उससे थोड़ा दूर हटकर देखना होता है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में सब चलता है, सब चलता है, ठीक है। आज भी तो चल रहा है ना, आज भी चल रहा है ना। तो एक तरफ तो क्या किया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके सरदार दौलत खां लोदी ने आमंत्रित कर दिया बाबर को आक्रमण के लिए। उसके अलावा दूसरे पक्ष में उसके स्वयं के चाचा आलम खां कि कहां चला गया भाग करके, मेवाड़ के राजा के पास, क्या नाम था, राणा संग्राम सिंह, उनके पास चला गया। उनसे जाकर के सोचा कि क्या करना चाहिए, दोनों ने मिलकर क्या किया, बाबर को उन्होंने भी इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुला लिया। उधर दौलत खान ने कहा था बाबर से कि आप यदि आक्रमण करते हो इब्राहिम पर तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा, मेरी पूरी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी। इसी तरह से आलम खां, इब्राहिम के चाचा ने भी यही बात दोहराई कि मेरी पूरी सेना आपकी ओर से लड़ेगी, ठीक है। तो इस चक्कर में बाबर का जो है, बाबर को तो एक रास्ता मिल चुका था, बाबर को एक रास्ता मिल चुका था कि बिल्कुल सही समय है भारत पर आक्रमण करने का। तो उसने इन दोनों तीनों के ही निमंत्रणों को स्वीकार करके और भारत पर चौथा आक्रमण कर मारा, चौथा आक्रमण कर दिया। लेकिन जब आया वो बाबर, जब आया आक्रमण किया, हालांकि विजित रहा वो, लेकिन इस दौरान दौलत खां और आलम खां ने बाबर का पूरी ईमानदारी से साथ नहीं दिया, जिससे नाराज होकर के वो वापस काबुल लौट गया। लौट करके वो अपने आप को मजबूत करने लगा। वो इस बात से बाबर भी समझ चुका था कि किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने में कोई समझदारी नहीं है, मजबूती अपने कंधे में होना चाहिए। और वही बाबर ने अब उस तैयारी में जुट गया कि अब कैसे भी करके स्वयं को इतना मजबूत बनाए कि किसी और की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। आखिरकार अपने आप को तैयार करके 1525 में उसने समस्त पंजाब को अपने अधीन कर लिया। पूरे पंजाब पर पहले आक्रमण किया, पंजाब पर, क्योंकि पंजाब की तरफ से निमंत्रण मिला था लेकिन साथ नहीं दिया दौलत खां ने, तो सबसे पहले दौलत खां पर ही आक्रमण करा। वो दौलत खां को बंदी बना लिया, पंजाब को अपने अधिकार में कर लिया बाबर ने। उसके बाद दूसरे बार में नंबर आया आलम खां का, इब्राहिम के चाचा आलम खां का, ठीक है। आलम खां ने डर करके आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से 1526 में पांचवी बार दिल्ली पर उसने आक्रमण किया और उसे भारत पर विजय का अवसर मिल गया, क्लियर है। तो ये 5 आक्रमण क्रम बाय क्रम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, क्रम बाय क्रम मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से वो देखिए, ये तो इसके प्रारंभिक आक्रमण थे, बाबर के ये प्रारंभिक आक्रमण थे। मैंने यहां पर 2 आक्रमण नहीं जोड़े हैं जो 1526 में ही आया और पानीपत की लड़ाई लड़ी उसने। उसके बाद में 1527 में फिर आया और खानवा की लड़ाई लड़ी। और इसमें मैंने उनको ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि पानीपत का और खानवा, इन दोनों से सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से लिए, इसलिए उनको हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर लेकर के आऊंगा। इसके तुरंत बाद में पानीपत की लड़ाई का लेक्चर होगा, उसके बाद खानवा का, और कोशिश करेंगे दोनों को एक साथ मर्ज करके लेके आ जाए, उसमें पानीपत और खानवा दोनों को पढ़ लें, क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों बाबर का कि ये प्रारंभिक आक्रमण रहे हैं। अभी तक जो है, अभी सिर्फ भारत पर राज्य करने का अवसर उसको प्राप्त हुआ है, अभी उसने मुगल वंश की स्थापना नहीं की। मुगल वंश की स्थापना वो कब करेगा, जैसे ही पानीपत का युद्ध जीतेगा और खानवा का युद्ध जीतेगा, वैसे ही भारत पर उसका अधिकार हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत पर उसका अधिकार हो जाएगा और दिल्ली पर वो मुगल साम्राज्य का झंडा फहरा देगा, क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूं सेशन पूरा आपको समझ आया होगा। सेशन नंबर 17 में, लेक्चर नंबर 17 में, मतलब कल वाले सेशन में हम पानीपत और खानवा के युद्ध पर डिस्कस करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ में, क्लियर है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैं आप लोगों को रिमेंबर करवा दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक होती है, जैसे नोट्स की लिंक है ना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, प्रज्ञान हिंदी की लिंक, वो सारी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइएगा उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ेंगे, आपकी तैयारी प्रॉपर वे में होगी। सेशन यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आ जाइए, लोधाई क्लासेस फैमिली के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये इससे क्या, हमें भी एक छोटा सा सपोर्ट आपका मिल जाता है, और आपका एक छोटा सा सपोर्ट ये सब्सक्राइब करने वाला ना
जो है चैनल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। तो इसमें आपका सहयोग रहेगा। धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए, पूरी तरह मुझे बर्दाश्त करने के लिए। और यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है वाकई, तो ही आप अगले सेशन में आइएगा। अगर इस सेशन में बोर नहीं हुए हो तो अगले सेशन में जल्दी इसका टाइमिंग जो है इवनिंग नाइट में 9 बजे का है, लेकिन थोड़ा किसी कारण से दोस्तों कुछ फैमिली रीजन आ जाते हैं जिससे क्लासेस टाइम पर नहीं हो पाती। और अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कभी फर्स्ट ईयर क्लास होती है तो सेकेंड ईयर की नहीं हो पाती है, या थर्ड ईयर की नहीं हो पाती है, तो चलता रहता है। अभी भी जो है आज थोड़ा सा लेट हो रहा है ना। बेसिक क्लास का टाइम 9 बजे का ही है, इसलिए आप डेली सेकेंड ईयर वाले बच्चे मध्यकालीन इतिहास को 9 बजे ही देखेंगे रात में। ओके, और मॉर्निंग में 9 बजे ध्यान से रहिएगा। प्रज्ञान हिंदी पर मैं करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अधिक से अधिक स्टूडेंट वहां उसको जाकर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।